से होंगे व्यूअर्स। इस वीलॉग के लिए तैयारी तो मैंने कुछ और की थी और कुछ खबरें थी जो मियां नवाज शरीफ की वापसी से जुड़ी खबरें थी और कुछ खबरें थी जो अदालती मामलात से जुड़ी हुई थी और मैं चाह रही थी कि उनके हवाले से आपसे बात करूंगी। लेकिन रिकॉर्डिंग से चंद लम्हे कबल ही मेरी नज़र से एक ट्वीट गुजरा और इस ट्वीट में मुझे ये पता चला कि शेख रशीद साहब का जो एक मुबैना इंटरव्यू ऑन एयर होने को है, जिसकी बाज़गश्त हम पिछले एक आध दिन से सुन रहे हैं, तो उसके हवाले से कुछ इंकशाफात जो थे उस ट्वीट में लिखे गए थे और ये इंकशाफात मुबैना तौर पर बताए जा रहे हैं ज़राए के तवस्सुत से। और ये ज़राए हैं असद तूर साहब के। असद तूर साहब जो कि आपको मालूम है कि यूट्यूब पर अपने वीलॉग्स करते हैं। उन्होंने जो अभी अपना रिसेंट वीलॉग किया है उसमें उन्होंने सारी रुदात सुनाई है कि किस तरह से शेख रशीद साहब उनको समा के दफ्तर लाया गया और किस तरीके से उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है और क्या वहाँ पर माहौल था, क्या उनके साथ सलूक किया गया। तो आप यकीन करें कि वो मैं उनको सुनते हुए, मुझे नहीं मालूम है कि वो उनके सोर्सेज कितने रिलायबल हैं या नहीं हैं या क्या मामला है, लेकिन जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसको देखते हुए उनकी गुफ्तगू को परखना कोई इतना मुश्किल भी नहीं रहा। अगर हम ये देख सकते हैं कि बच्चे मर रहे हैं लेकिन बाप को मिलाया नहीं जाता, अगर हम ये देख सकते हैं कि ख़वातीन की चादर का, इज्जत और नामूस का कोई एहतराम नहीं होता, अगर हम ये देखते हैं कि लोगों के घरों को फैलांग कर गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियां की जाती हैं, उनके घर तोड़े जाते हैं, उनकी माओ बहनों को अब गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है, अगर हम ये सब देख सकते हैं तो फिर उसके बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जो लोग लापता कर दिए जाते हैं फिर उनके साथ क्या सलूक होता है। अगर हम इमरान रियाज को देख सकते हैं तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जो बात असद तूर शेख रशीद साहब के बारे में कह रहे हैं वो शायद कोई हकाइक से इतनी दूर भी ना हो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरा दिल ये कह रहा है कि शायद ये बात दुरुस्त है। असद अली तूर साहब शेख रशीद साहब के इंटरव्यू से मुतालिक फरमाते हैं कि उनके ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि शेख रशीद साहब के इंटरव्यू के लिए उनको समा टीवी के दफ्तर लाहौर में लाया गया और वहाँ पर उनको घसीटते हुए ऑलमोस्ट अंदर लाया गया। उनको कॉलर से पीछे से पकड़ा हुआ था, चंद लोग उनके हमरा थे और असद तूर साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर नाम लिया है कि ये एजेंसियों के एहलकार थे, खुफिया एजेंसियों के एहलकार थे जो कि सादा लिबास में थे, यूनिफॉर्म में नहीं थे। उन्होंने उनको पीछे कॉलर से पकड़ा हुआ था और घसीटते हुए वो अंदर ले आए। शेख रशीद साहब का गिरेबान फटा हुआ था, उनकी आंखों में आंसू थे और उनका जिस्म पूरा पसीने से शराबूर था। जिस अंदाज से उनको लाया गया है एकदम जाहिर है हलचल मच गई। एक टीवी चैनल का ऑफिस है वो, और उसके बाद फिर उनको वहां से अलीम खान साहब के दफ्तर में जाके बिठा दिया गया। वहां पर जाकर उनको जब बिठाया गया तो उसके बाद यानी इस धक्कम पेल में उनके बाल, चूंकि आपको पता है कि वो नकली बाल इस्तेमाल करते हैं, वो भी विग जो थी उनकी वो अपनी जगह से हिल चुकी थी और उनकी हालत काफ़ी गैर महसूस हो रही थी। और ऐसे में जिन एंकर साहब को उनका इंटरव्यू करना था उनको भी वहाँ पर बुला लिया गया, मुनीब फारूक साहब को। मुनीब फारूक साहब भी शेख रशीद साहब को इस हालत में देख के काफ़ी हैरत ज़दा थे। जो ओवरऑल एक माहौल था उसकी वजह से वो भी थोड़े हैरत में थे। और फिर उसके बाद एक कागज़ रख दिया गया शेख साहब के सामने और उन्हें ये कहा गया कि आपने ये सब कुछ कहना है इंटरव्यू में। और इसी तरह से एक कागज़ मुनीब फारूक साहब को भी थमा दिया गया और उन्हें कहा गया कि ये सब कुछ आपने पूछना है। अब शेख साहब जो कागज़ पढ़ रहे थे उसमें इमरान खान साहब से मुतालिक कुछ बातें बिलो द बेल्ट लिखी हुई थी, बहुत ही घटिया किस्म की। तो शेख साहब ने कहा कि मैं ये बातें नहीं कह सकता, बाकी सब कुछ मैं कह देता हूं लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं कह सकता। और असद अली तूर के मुताबिक इस जवाब के बाद शेख साहब के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया गया और वो पहले ही से ही उनकी आंखों में आंसू थे। और फिर क्या वो इंटरव्यू हुआ होगा, कैसे ये रिकॉर्डिंग हुई होगी। सलाम है इस रिकॉर्डिंग करने वाले एंकर को भी, सलाम है समा टीवी की मैनेजमेंट को भी, सलाम है शेख साहब को भी और सलाम है ये इंटरव्यू करवाने वालों को भी। शर्म का कोई लेवल हमारे मुल्क में अब रह नहीं गया।
शेख रशीद अहमद साहब से आप लाख इख्तिलाफ कर सकते हैं, बाज़-औक़ात वो ऐसी बातें कर जाते हैं जिसके ऊपर आप एतराज़ कर सकते हैं। शेख साहब हमेशा से खुद को इस्टेब्लिशमेंट का एक नुमाइंदा कहते हैं। ऐसा भी लगता था बाज़-औक़ात कि वो खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं। वो खुद को गेट नंबर 4 की पैदावार कहते थे और हमेशा वो ये तासुर देते हैं कि जैसे वो इस्टेब्लिशमेंट और फौजी हलकों के बड़े करीब हैं। और एक ऐसे शख्स के साथ जिसके मुंह से सारी जिंदगी हमने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और फौज के लिए बातें अच्छी ही सुनी हैं, तारीफें ही सुनी हैं, उनके साथ ये सुलूक हो रहा है। ये वो शख्स है जो अवाम का नुमाइंदा रहा है, 8 मरतबा कौमी असम्बली में पहुंचा है, 6-7 मरतबा वजीर बना है और ये शख्स पाकिस्तान का वजीर दाखिला भी रह चुका है, वजीर रेलवे रह चुका है, वजीर इत्तलात रह चुका है, ना जाने कौन कौन से इन्होंने देखे हैं उरूज ज़वाल। लेकिन मैं ये सोचकर, ये सुनकर सारी दास्तान, आप यकीन करें कि मैं खुद सकते में थी। असद अली तूर साहब यूं तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी नाक़दीन में से हैं और शेख रशीद साहब के भी नाक़दीन में से भी, लेकिन वो खुद भी ये सब गुफ्तगू बताते हुए काफ़ी रंजीदा मालूम हो रहे थे। अब बात यह है कि ये सारी बातचीत से एक तो हमें ये तकलीफ हो रही है कि ये कहाँ पर हम आकर खड़े हो गए। क्या फ़ायदा इस तरह की ज़बरदस्ती बयानबाजी का, इस गिरी हुई हरकत का क्या फ़ायदा है? क्योंकि जिसको आपने नुकसान पहुंचा रहा है उसको तो बहरहाल नहीं पहुंच रहा नुकसान किसको पहुंच रहा है? एक लम्हे के लिए सिर्फ ये सोच लीजिए कि ये नुकसान किसको पहुंच रहा है। कहां पर आप लाके खड़ा करना चाहते हैं अवाम को कि क्या वो कर गुजरे? कहां पर आप उनकी बर्दाश्त को लाकर रहना चाहते हैं कि जहां पर वो अपनी बर्दाश्त से बाहर हो जाए? क्या चाहते हैं आप कि क्या आप करवाना चाहते हैं? इतना ओपनली, इस कदर नंगपन के साथ ये सब हो रहा है कि कोई कितनी देर इसके ऊपर खामोश रहेगा। असद अली तूर साहब के बारे में तो मैं पहले ही कहती हूँ कि वो उन लोगों में से हैं कि जो बहुत खुलकर बात करते हैं और ना जाने उन्हें ये किस तरह इतनी इजाज़त भी मिली हुई है कि वो खुलकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट पर, वरना मुखालिफ सिम्त पे खड़ा कोई सहाफ़ी करता है तो वो तो उसके बाद तो वो फिर इमरान रियाज बन जाता है। तो असद अली तूर को इस तरह से क्यों इजाज़त मिली हुई है? अल्लाह उन्हें महफूज रखे। मैं कोई किसी को ये नहीं कह रही कि प्रोवोक नहीं कर रही कि उनके साथ वो करें, लेकिन चूंकि उन्होंने ये सब कुछ रिपोर्ट किया है तो मैं उन्हीं की बिहाफ पे ये रिपोर्ट कर रही हूँ। ना जाने हमारी बात बुरी लगे या ना लगे, उनकी बात तो बहरहाल बुरी नहीं लग रही, काफ़ी अरसे से मैं नोटिस कर रही हूँ। अब बात यह है कि ये सारे इंटरव्यूज़ का पहले कौन सा नतीजा निकला है? कोई नतीजा तो नहीं निकल रहा है, ना कोई मकसद पूरा हुआ है, तो फिर ये क्यों किया जा रहा है? और फिर ये इसको ओपनली बताने का भी जो एक लाइसेंस है ये क्यों मिला हुआ है? अब इसका मैं तज्जिया जब करती हूँ तो मुझे तो यही नजर आता है कि ये सब बताया भी इसलिए जा रहा है कि पीछे क्या हो रहा है ये सब भी जानबूझकर बताने की परमिशन है, और वो परमिशन इसीलिए मिली हुई है कि आपको पता चल जाए कि पीछे ये सब हो रहा है। इसका भी एक मकसद है, टेरर फैलाना। ये जानबूझकर भी जो किया जाता है, इसको बाद में बताया भी जाता है। मैंने जैसे कल परसों भी आपसे कहा था कि जिस तरह से नवाज शरीफ को भी लाया जा रहा है और ऐलान बताया जा रहा है कि भाई वो डील के साथ आ रहे हैं, वही है, सब कुछ उनके अंडर है, ये जानबूझ के ये तासुर क्रिएट किया जा रहा है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि एक माहौल बना दिया जाए कि भाई यही है और अब आप इसको कबूल कर लें। और इसी तरीके से ये जो टेरर का माहौल है ये भी बनाने के लिए ये सारी रूदादें आप तक आने तक की इजाजत भी दी जा रही है, ताकि आप सबको पता चल जाए कि ये ऐसा ही है भाई, मामला बदमाशी है तो है, लेकिन ये ऐसे ही चल रहा है। और अब इस पर असद तूर साहब ने भी ये बात की, मैं भी इस बात को बिल्कुल एंडोर्स करूंगी कि यहाँ पर आके मेरा ख्याल है मुनीफ फारूक हों, कामरान शाहिद हों, आदिल शाहजेब हों, कोई भी हों, कहीं ना कहीं हमें जाके सहाफ़ियों को भी कोई ना कोई एक बार सेट करनी पड़ेगी कि हमें किस हद तक गिरना है, कहाँ तक हमने अपने पेशे की बेहुरमती करनी है, कहाँ तक हमने अपने कलम को बेचना है। हमें भी इस बात को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हमने भी अपनी कोई लिमिट लगानी है कि नहीं भाई, इससे नीचे हम गिरावट का शिकार नहीं होंगे। यानी एक शख्स को मार पीट कर इस तरीके से आपके सामने बांध कर बिठा दिया जाए और कहा जाए कि आप एक्टिंग करें और उससे भी एक्टिंग करवाएं, तो इसके बाद क्या रह जाता है? मेरा नहीं ख्याल है कि ये इंटरव्यू इस सारी रुदाद के बाद भी
होगा ऑन एयर या नहीं होगा, और अगर हो भी जाए तो अब जिस लेवल पर हम पहुंच चुके हैं बेशर्मी के, तो वो किया भी जा सकता है, उसमें भी कोई एतराज नहीं है, होगा किसी को देख भी लेंगे। और कुछ ऐसे भी हरकारे दस्तयाब होंगे जो फिर भी उस पर बगले में जा रहे होंगे कि वाह वाह, देखे शेख रशीद साहब ने कैसी लुटिया डिबोई है इमरान खान की, देखें वाह वाह क्या कह दिया उसने। अब इसकी बात पे यकीन करें, वो आपको हरकारे ये कन्विंस करते नजर भी आ रहे होंगे। ऐसे लोग भी दस्तयाब होते हैं कि जो फिर भी इस चीज को डिफेंड करते हुए भी नजर आ रहे होते हैं। इस तरह के भी मार्केट में लोग अजूबे मौजूद हैं। तो ये है जी शेख साहब का। मैं ये सब चुप के सुनने लगी तो फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि मैं अब आपसे इसके अलावा और क्या बात करूं। इस पर अदलिया क्यों खामोश है, सवाल ये भी है। ये सब अदलिया के सामने भी हो रहा है, लोग अगवा हैं, लापता हैं, और अदलिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये बड़े चैंपियन बनते हैं चीफ जस्टिस साहब, काजी फायज ईसा साहब, बड़े उसूल के पाबंद बनते हैं, बड़े आइन और कानून के, पार्लियामेंट की बालादस्ती के। तो ये पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो हुआ है उसके ऊपर क्यों खामोश है? ये जो आइन और कानून की बालादस्ती है, कौन से आइन में ऐसा लिखा हुआ है कि आप अपने शहरियों के साथ ये सुलूक कर सकते हैं? क्यों नोटिस नहीं होता? काजी फायज ईसा साहब की दानिशमंदी है, चलाकी है, होशियारी है, जो भी आप कह लें, फौजी ट्रायल्स के हवाले से जो मुकदमा है उससे खुद को अलग कर लिया। पहले तो चलें, उन्होंने जब उमर अता बंदयाल साहब ने ये बेंच बनाया था 9 रुकनी, तो उस वक्त भी काजी फायज ईसा साहब को उसमें शामिल किया था, जो मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ अपीलें आई थी। तो उसमें काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि जी चूंकि अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हुआ, तो इस वजह से मैं खुद को इस मुकदमे से अलहदा करता हूं। पहले सुप्रीम कोर्ट चलनी कैसे है इस बात का तयन हो जाए, चीफ जस्टिस के इख्तियारात का तयन हो जाए, फिर उसके बाद इस पर आगे मुकदमा देखेंगे। इन्होंने खुद को इस बात के ऊपर अलग कर लिया। अब तो फैसला हो गया था ना, अब तो आपने उस फैसला मुकदमे का कर दिया, 3 रुकनी कमेटी भी बन गई, उसकी मुशावरत से ही अब आगे बेंचेस भी बन गए। अच्छी बात यह कि कम से कम ये मिलिट्री ट्रायल्स वाला जो मामला है और इलेक्शंस वाला भी, ये 2 अहम मामलात है, उसको फिक्स कर दिया गया है कि अब इसके ऊपर समाअत होगी अगले हफ्ते में, पीर के रोज। अब सवाल ये है कि पीर के रोज जो समाअत मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से हो रही है, उसमें 5 रुकनी बेंच बना है। 5 रुकनी बेंच जो बना है उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब शामिल हैं। तो अब क्यों काजी फायज ईसा साहब ने खुद को इस बेंच से अलग किया? अब ये एक सेंसिटिव केस है, एक इंपॉर्टेंट केस है, ताकतवरों के खिलाफ भी आपको जाना पड़ सकता है, तो करते ना इस बेंच का कोई खुद लीड, आते ना जरा फ्रंट से सामने। अब क्यों पीछे हो गए? अब जो हमें ये लोग नजर आ रहे हैं, ये तो वही लोग हैं जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के करीब समझे जाते थे। तो फिर इसका मतलब है आपने भी इसके ऊपर एक लाइक माइंडेड जज बेंच बना दिया है, आप भी फिर वही चीज फॉलो कर रहे हैं क्या? दूसरा जो उन्होंने बेंच बनाया है वो इंतखाबात केस का, वो 3 रुकनी बेंच बनाया है, जिसमें वो खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं, साथ उनके जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं। अब अगेन कहने को लोग कह सकते हैं कि ये तीनों भी तो फिर हम ख्याल जजेस हैं। और इंतखाबात केस के हवाले से सबसे ज्यादा जो तनकीद हो रही थी वो ये थी कि जनाब इस पे फुल कोर्ट बनना चाहिए। सारे जो ये लीगी तज्जियाकार हैं उनके भी पेट में यही मरोड़ उठता था, नाम निहाद कोर्ट रिपोर्टर्स, जो कि असल में उमर अता बंदयाल के साथ सख्त तरीन बोझ और अनाद का शिकार थे। वो भी हर वक्त यही रोते रहते थे, हर मुकदमे में बस फुल कोर्ट बना दो, हर मुकदमे में बस फुल कोर्ट बना दो। तो अब क्यों नहीं फरमाइश आई उनकी के फुल कोर्ट बने 90 दिन के इंतखाबात के मामले पर? अब क्यों 3 रुकनी बेंच फैसला करे? और अगर आपको ये फैसला इसी तरह से ही करवाना था तो फिर उस वक्त क्या तकलीफ थी? फिर चलने देते मामलात को। यही मुनाफिकत है हमारे सिस्टम की और यही वजह है कि हम यहां तक पहुंचे हैं। हमारे कोई उसूल नहीं है, हमारे कोई उसूल नहीं है, हमारे अंदर कोई शर्म नहीं है। हम सच को सच, हक को हक नहीं कह सकते। हम अपनी आंख से देखते हैं और वही हमारा हक और सच होता है। हम जो उसूल बनाते हैं वो वही होते हैं जो हमें अच्छे लग रहे होते हैं। अगर वाकई ये उसूल की बात होती तो फिर आप वही उसूल, वही मयार मुकर्रर करें जो उमर अता बंदयाल साहब के लिए भी आप करते थे, अब काजी फायज ईसा साहब के लिए भी वही मयारात हों, उनको भी उसी पैमाने से जांचें। जब आप ये बात करते थे कि इमरान रियाज गलत है, तो फिर आज जो इमरान रियाज की तरह दूसरी तरफ खड़े नजर आते हैं तो फिर उनके लिए भी वो बात करें। अब आप अगर आप ये कहते थे कि शेख रशीद उस वक्त गलत था
जब वो इस्टेब्लिशमेंट की हमायत में बात करता था, नवाज शरीफ के खिलाफ थी अगर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर आज भी इस बात पे करें कि जो शेख रशीद के साथ हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन यही हमारी मुनाफिकत है कि हम सिर्फ एक तरफा तौर पर चीज़ें देखते हैं। सिर्फ वो चीज़ें जो हमारे नज़रिए को ठीक लगती हैं हम सही कहते हैं, या जिससे हमें कोई पर्सनल गेन्स मिलते हैं हम उसको ठीक कहते हैं। और यही मुनाफिकत हमें यहाँ पर ले आई है। अब मैं आखिर में सिर्फ इतनी बात कर दूं कि आपने देखा असद उमर ने भी छोड़ दी, फवाद चौधरी ने भी छोड़ दी, इमरान इस्माइल ने भी छोड़ दी, अली जैदी ने भी छोड़ दी, परवेज़ खटक ने भी छोड़ दी, फ़रूक हबीब ने भी छोड़ दी, मलिका बुखारी ने भी छोड़ दी, अबरारुल हक ने भी छोड़ दी। इन सब ने पीटीआई छोड़ दी। बड़े कम 3-4 मेन लोग रह गए हैं जो पीटीआई के हैं। बाकी लोग तो बहुत सारे हैं अभी भी उसके साथ, लेकिन जो मेन लीडर्स में आप कह लें, जो इलेक्शन लड़ने हैं, जिन्होंने इमरान खान के दस्तो बाजू बनना है, उनमें से बड़े कम लोग रह गए। तो क्या फ़र्क पड़ गया? अब भी क्या आप में हिम्मत है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें? नहीं है। आज भी मैं आपको बता रही हूं कि नवाज शरीफ के आने के बावजूद भी पूरी रियासत ने उसके इस्तकबाल के लिए जो आंखें बिछाई हुई हैं वो भी अपनी जगह, सब कुछ कर लें, आप करके देख लें, फिर भी इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि इलेक्शन करवा लें। अगर इलेक्शन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से पीटीआई के हाथ पांव बांधे जाएंगे। या तो निशान वापस लेंगे, या तो बिल्कुल उनको इस तरह से और उस पर क्रैकडाउन करेंगे कि वो कोई कैंपेन ना चला सके। पूरे हरबे आजमाए जाएंगे कि किसी तरह भी उनके लिए रास्ता या कोई गुंजाइश ना निकले, और उसके बाद उन्हें शायद मैदान में फेंक दिया जाए। और फिर भी डरते डरते ही आएंगे मैदान में कि अभी भी ये जीत सकते हैं। तो ये हालात हैं इस मुल्क के। इस पर सिर्फ आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रही कि आप किस बात पर आप मातम करें, किस बात के ऊपर आप अफसोस करें। अल्लाह करे कि जो शेख रशीद साहब से मुतालिक सारी कहानी आई है, कोई आके उसको तरदीद ही कर दे कि ये गलत है। काश के कोई भरम हमारा वापस बाकी रह जाए, काश के कोई आके इसकी तरदीद कर दे। लेकिन जो हालात हैं उसमें इसको गलत कहना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।